So good morning friends. We are into the rainwater harvesting. We have seen some methods earlier. Today we will be moving further. Some other methods. As I have told you earlier, all these units or all these terms or all this knowledge in this unit number 6 is not only useful from exam point of view, from your general knowledge point of view, but it is also useful for your future job creation or for your future contractorship, etc. Because this is a vast field in which the work is going on. The water conservation, watershed management, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, है ना. तो मैं रोज ये आपको ये याद दिला देता हूँ क्योंकि ये फील्ड बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है. इसमें पैसा भी अच्छा है, गवर्नमेंट के फंडिंग भी है और बहुत एनजीओस भी काम कर रहे हैं. आज हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर और आगे देखते हैं. जो छोटी छोटी नदियों के ऊपर में या छोटे जो नाले रहते हैं, छोटे जिसको हम स्ट्रीम्स बोलेंगे, नालाज बोलेंगे, रिव्यूलेट्स बोलेंगे, गलीज बोलेंगे, है ना. छोटे, सबसे बड़ी रिवर होगी, रिवर को ज्वाइन होते हैं स्मॉल रिवर, स्मॉल रिवर को नालाज, नालाज को छोटे स्ट्रीम्स और स्ट्रीम्स को अगेन रिव्यूलेट्स, रिव्यूलेट या गलीज, है ना. तो ऐसे छोटे अदर देन स्मॉल रिवर्स और स्मॉल रिवर्स over which such structures are constructed, they are called as the gabion structure. ठीक है. They are very interesting and very easy structure. Again, it is type of a small bund, or you can call it as a check dam, made up by putting locally available boulder in a mesh of steel wires. You must be seeing on your screen. जो लोहे की छोटी जाली रहती है जिसको स्टील वायर मेश बोलेंगे, ये जाली के अंदर में आजू बाजू के जो पत्थर रहते हैं, with the either this jali is laid afterwards or this jali at the bottom is laid, the boulders are fitted and then this jali is closed. ये मेश जो है इसको क्लोज करते हैं. इसको इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, which is a very economical structure. Stones are or the boulders are always available besides the नाला, besides the stream, है ना. वेस्ट पत्थर तो ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत सारे, या कहीं से हम ला भी सकते हैं. तो ऐसे पत्थर जाली हमने बिछा दिया नदी छोटे से नाले में और उसके ऊपर पत्थर रख दिए. पत्थरों से एक जनरली ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर यानी 3 फीट हाइट का, उससे ज्यादा नहीं, ऐसा एक छोटा सा बंधारा बना दिया नदी के बीच में. दोनों बैंक को उसको जोड़ देंगे हम अच्छे से. anchored to the steam banks constructed across a small streams. So this will serve the purpose of conserving the stream flow and arresting the water upstream of this gabion structure. And the submergence is within the bank. पानी जो स्प्रेड होगा इसके अपस्ट्रीम में, वो कहाँ होगा, वो ये जो नाला है, ये नाले के दोनों तीर जो है, बैंक्स जो है, उसके अंदर रहेगा. इसकी हाइट आधा मीटर रहती है और इस स्ट्रीम जो जनरली जो स्ट्रीम के ऊपर करते हैं तो वो 10 मीटर से थोड़ी कम रहना चाहिए या 10 मीटर तक रहना चाहिए. 30 फीट बोलेंगे हम, 30 फीट. अब नेचुरली हमने बंधारा बांध दिया तो बरसात का तो पानी आएगा ही, इसमें रन ऑफ आएगा, तो एक लेवल तक के पूरा पानी रुक जाएगा.
और फिर उसके ऊपर से एक्सेस वाटर विल ओवरफ्लो दिस स्ट्रक्चर, स्टोरिंग सम वाटर टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ रिचार्ज। है ना, जैसे ये राइट साइड में स्केचेस में बताया गया है कि ये वो गैबियन स्ट्रक्चर है, विच इज नथिंग बट द बोल्डर्स आर एनकेस्ड into the mesh, steel wire mesh in this way. So it is known as a Gabion structure. जो नदी में the silt content of the stream water in due course is deposited into the interstices of the boulders. नदी से जो रेती और सिल्ट बह के आती है with the flood water, it will be deposited into the voids, interstices, into the places of inside the rock. वो पत्थर जो हमने बोल्डर जो लगाए हैं उसके अंदर जो वाइड से उसके अंदर जो जगह है, वो नदी के साथ में जो गाड़ आएगा, सिल्ट आएगी, उससे वो भर जाएंगे. With the growth of vegetation, the bund becomes quite impermeable and helps in retaining surface water runoff for sufficient time after rains to recharge the groundwater body. अब न इसमें सिल्ट जमा होगी, क्ले जमा होगी, तो नेचुरली कहीं से तो भी नए विथ नेचर सम ग्रास विल ऑल्सो राइज ओवर दिस. है ना, थोड़ा घास आएगा, थोड़े बहुत छोटे बहुत बूशे श्रब्स वगैरह धीरे धीरे 1 साल 2 साल में, और ये फिर पूरा परफेक्टली इम्परमिएबल बंड विल बी क्रिएटेड. And this will serve the purpose of storing the water upstream of this bund, upstream of this Gabion structure, and the water stored will definitely recharge the groundwater, as well as this water can be used for the after pumping into the nearby farms, agriculture purposes. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है ये जो गैबियन स्ट्रक्चर है. ये पूरे जो छोटे मोटे जो वर्क्स होते रहते हैं वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के वगैरह, है ना, कंजर्वेशन यानी बचा के रखना. आपने सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट का नाम पढ़ा होगा. वाटर कंजर्वेशन तो करते ही है, ग्राम पंचायत में करते हैं, जिला परिषद में करते हैं, पंचायत समिति में करते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है. ऑल दिस गैबियन बंधारा. अभी हम आगे में परकोलेशन टैंक पढ़ने वाले हैं. तो अगेन दिस इज ए tank constructed across a small stream, small river, constructing either a earthen bund, माटी का बंधारा बांधेंगे और उसको एक वेस्ट वियर दे देंगे साइड से, छोटा सा पानी बह के जाने के लिए, फ्लड वाटर. जैसे यहाँ बताया गया है, ये एक डैम है, छोटा सा अर्दन डैम, हार्टिंग और केसिंग है इसको. और इसको जो साइड है, क्योंकि फ्लड वाटर तो आएगा ही इसमें, और फ्लड वाटर आने के बाद ये माटी के बंधारे के ऊपर से बह जाएगा, तो ये बंधारा बह जाएगा पूरा. तो इसलिए इसके साइड में आइदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जो नदी या नाला जो रहेगा उसके बीच, उसके इन दैट वियर पार्ट, इन दैट रिवर पार्ट और स्ट्रीम पार्ट, या बाजू में कहीं तो भी साइड में एक, ये डैम के टॉप लेवल के काफी नीचे, 1 आध मीटर नीचे एक और मैसनरी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक वॉल बनाई जाती है जिसकी लेवल लेकिन डैम टॉप से काफी नीचे रहती है. उसको ऊपर से ये पानी बह के नाले में छोड़ा जाता है, या छोटी सी नदी होगी तो उसमें छोड़ा जाता है. उसे वेस्ट वियर करके कहते हैं, या स्पिलवे भी बोलते हैं उसको. ज्यादा बड़ा रहा तो स्पिलवे, और जनरली ये छोटे से डैम रहते हैं, छोटे छोटे परकुलेशन टैंक, तो इसलिए इसको वेस्ट वियर करके बोलते हैं. तो जैसे ये बोला गया आर्टिफिशियली क्रिएटेड सरफेस वाटर बॉडी, है ना. हाउ कैन वी क्रिएट द आर्टिफिशियली द वाटर बॉडी? बाय कंस्ट्रक्टिंग ए डैम or a gabion banda structure or check dams etc, so that water will be stored
Generally, for the percolation tank, its purpose is to percolate the store water into the ground and it should recharge. तो इसलिए ये ऐसे लोकेशन साइट ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि जहां पे परमिएबल स्ट्राटा हो. ऊपर में either the strata should be permeable or it's if it is rocky, then it must have cracks. It must be fractured or weathered rock, so that the surface runoff should percolate and recharge the groundwater storage. इसके कारण क्या होगा कि ग्राउंड वाटर स्टोरेज रिचार्ज होगा और डाउनस्ट्रीम में इसके जो भी वेल्स होगी, बहुत सारे कुएं रहते हैं, वेल्स रहते हैं, तो वो नेचुरली उसका वाटर टेबल बढ़ेगा और उसको परमानेंट पानी मिलता रहेगा. ये percolation tank are not supposed to store the water for the whole year. Their main purpose is to restrict the runoff in the rainy season, and it should be percolated by the permeable strata within the rainy season and the winter season, and this recharged groundwater will be supplied to the nearby wells. एंड डाउनस्ट्रीम जनरली इसका फिर से साइट लोकेशन, जैसे इसके डाउनस्ट्रीम में नंबर ऑफ वेल्स रहना चाहिए और खेती रहना चाहिए, सो दैट ये जो पानी हम ग्राउंड वाटर को बढ़ा रहे हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. जनरली ये जो परकोलेशन टैंक रहते हैं 0.1 to 0.5 मिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी के रहते हैं. जनरली हाइट 3 से 4.5 मीटर रहती है. मोस्टली अर्दन डैम विथ मैसनरी स्ट्रक्चर ओनली फॉर स्पिलवे यानी वेस्ट वियर. मोस्टली अर्दन डैम माटी का धरण रहता है, लेकिन मैसनरी स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये बाजू में रहता है या बीच में भी रह सकता है, लेकिन जनरली ये डैम के बाजू में रहता है, एक साइड में, आइदर लेफ्ट बैंक और टू द राइट बैंक, जिसको वेस्ट वियर करके बोलते हैं या स्पिलवे बोलते हैं, है ना. नाम ही है वेस्ट वियर. वियर यानी आपको मालूम है शार्प क्रेस्टेड वियर, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर वगैरह, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लोइंग वाटर, and the weir over which the flood water is the waste water or the flood water is allowed to flow, that is called as the waste weir or the spillway. The purpose of the percolation tank is to recharge the groundwater storage, and seepage below the seat of the bed is permissible. यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के नीचे से पानी परकोलेट हुआ तो चलता है. जनरली हम जो डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो बंधारे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके नीचे से वी डोंट अलाउ बिलो द फाउंडेशन ऑफ दिस डैम, we don't allow the water to seep, to permeate, to percolate. But as it is the percolation tank, its purpose is to recharge the groundwater and increase the groundwater table downstream of the dam. Therefore, there is seepage is allowed below the seat or below the foundation of the dam. For dams of 4.5 meters, cut-off trenches are not necessary, and keying and benching between the dam seat and the natural ground is sufficient. एक हम COT देते हैं, कट ऑफ ट्रेंच करके बोलते हैं. वो ये डैम और जो जमीन है, फाउंडेशन, इसके बीच में ये वाटरप्रूफ एक ये रहता है COT करके. ये कुछ नहीं, इसके नीचे में एक खड्डा एक्सकवेट करते हैं, पिट और द ट्रेंच ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द डैम, और वो एक्सकवेट करके उसको ब्लैक कॉटन सॉइल से या इम्परमिएबल सॉइल से फिल करके कॉम्पैक्ट करते हैं, उसे COT करके कहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ सच स्ट्रक्चर्स फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन स्मॉल स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस ए स्मॉल रिवर, स्मॉल स्ट्रीम, रिव्यूलेट, नाला और दी गलीज. इसको बोलते हैं चेक डैम्स. ये आपने बहुत आपके एरिया में देखे होंगे, चेक डैम, सीमेंट प्लग
या नाला बंड्स करके बोलते हैं। ये इस टाइप से 100% कहीं ना कहीं तो भी गवर्नमेंट ने छोटे छोटे विलेजेस में वगैरह जो नाले वगैरह है उसके ऊपर ये कंस्ट्रक्ट किए हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स हैविंग जेंटल स्लोप। स्ट्रीम को थोड़ा स्लोप अच्छा रहना चाहिए। शुड हैव सफिशिएंट थिकनेस ऑफ परमिएबल बेड or weathered formation to facilitate recharge of the stored water within short span of the time. Again, these are nothing but like the percolation tank, but they are generally made up of the masonry or the concrete. The water stored in the structure is mostly confined to stream course. नदी के या नाला जो है उसके पात्र में ही, उसके बैंक्स में ही पानी स्प्रेड होगा, बाहर नहीं होगा, यानी इतनी हाइट नहीं देंगे ज्यादा। हाइट बढ़ाएंगे तो वाटर विल स्प्रेड, but we don't want water to spread. We want water to be confined or controlled within the banks of the stream. The height is normally 2 meters. Excess water is allowed to flow over the wall, है ना। ये इसमें डायरेक्ट ये जो बंधारा है, जो प्लग है, इसके ऊपर से ही पानी बहता है। थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम में इसमें एक वे ये दिया जाता है एनर्जी डिसिपेशन के लिए अरेंजमेंट, क्योंकि फ्लड वाटर बहुत स्पीड से जाता है तो ये डाउनस्ट्रीम नाला या रिवर को वो इरोजन ना करे और वो इरोजन के कारण ये स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, इसलिए डाउनस्ट्रीम में हम एक कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगाते हैं, यहाँ बताए। नहीं तो छोटा सा एखादा पानी स्टोर रहेगा जहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगी, उस टाइप का एखादा पिट, कंक्रीट से लाइन किया हुआ पिट, उसमें पानी स्टोर्ड रहता है। उसको अपने टेक्निकल लैंग्वेज में स्टीलिंग बेसिन करके कहा जाता है। एनर्जी डिसिपेशन अरेंजमेंट वो रहती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्काउरिंग फ्रॉम द एक्सेस रन ऑफ, वाटर कुशंस, है ना, स्टीलिंग बेसिन और वाटर कुशंस आर प्रोवाइडेड एट द डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है, ये बहुत ही जनरल यूज किया गया स्ट्रक्चर है। और फिर से मैंने जैसे बताया कि थोड़ी इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी हाइट, इसकी स्टेबिलिटी, ये सब बराबर हमें यदि पता हुआ कर सके तो ये भी एक गवर्नमेंट इसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स निकालती है, टेंडर निकालती है, और ये भी एक हमारे ठेकेदारी करने का एक जरिया है, और इसमें से भी हमें अच्छा इनकम मिल सकता है। एखादे नदी के ऊपर में जो रन ऑफ, या एखादे नाले के ऊपर में, एखादे स्ट्रीम के ऊपर में रन ऑफ ऐसे वेस्ट होते जाता है, तो एक ही ऐसा चेक डैम बांध के नहीं छोड़ते हैं। वो स्ट्रीम की जो लेंथ है उसमें हर 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या ज्यादा स्टीप होगा तो 500 मीटर पे ऐसे सीरीज ऑफ द चेक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, so that no runoff should be wasted, to harness and to store, to control the maximum runoff in the stream. Series of such check dams are constructed again to recharge the groundwater. Clay filled cement bags arranged as a wall are also being successfully used as a barrier across small nalas. माटी से भरी हुई सीमेंट की बैग्स, ये भी यदि आपने बराबर अरेंज किया, लाइक ए स्मॉल डैम, स्मॉल बंधारा, स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द स्ट्रीम, दे आल्सो एक्ट एज ए चेक डैम। कभी कभी, है ना, ये सब लोकली अवेलेबल मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। गैबियन स्ट्रक्चर हो गया, चेक डैम्स हो गए, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि यदि हमारे पास में अभी समय के ऊपर में बोल्डर अरेंज करना डिफिकल्ट है और कोई सीमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये जो नाला है इसमें बीच में समझो 1 मीटर या आधे मीटर का, यानी ऑल अलोंग द विड्थ ऑफ द नाला, अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नाला, 2 asbestos sheets are hammered or are put
by excavating the shallow trench. Okay, these asbestos sheets perpendicular to the cross section of the nala or along the cross section of the nala perpendicular to the direction of the flow. ऐसे दो एस्बेस्टॉस शीट सीरीज में हम लगाएंगे और उसके बीच में माटी भर देंगे, सॉइल भर देंगे, क्ले भर देंगे, ताकि these two asbestos sheets will again act as a bandara, as a small dam, as a small weir. So at certain places shallow trenches are excavated across the nala and asbestos sheets are put on two sides. दो साइड से एस्बेस्टॉस शीट रखने के बाद में ये जैसा फोटोग्राफ आपको दिख रहा है इसमें लेफ्ट साइड में, and the space between the rows of the asbestos sheet across the nala is backfilled with clay. Thus low cost check dam is created. On the upstream side, clay filled cement bags can be stacked in slope to provide stability to structure. ये जो हम एस्बेस्टॉस शीट यूज करके जो बंधारा बना रहे हैं उसको स्टेबिलिटी देने के लिए अपस्ट्रीम और थोड़ा डाउनस्ट्रीम में भी हम फिर से क्ले भर के सीमेंट बैग्स सपोर्ट के लिए रख सकते हैं ये चेक डैम के लिए, which is constructed by using the asbestos sheet. These are again the structures you must have seen in your areas. मैसनरी चेक डैम ये ऐसा दिखता है, ये इसको ही हम वेस्ट वियर करके भी बोलेंगे और इसके ऊपर से पानी बह के जाता है। और यदि अर्दन हम डैम बनाते हैं तो ऐसा ही एक साइड में हम ऐसा वेस्ट वियर देते हैं, आइदर ऑफ द मैसनरी. So this is a masonry check dam. Again, this is again a type of the check dam. The width of the stream is quite good here. This is a agricultural pond, है ना, आजकल है शेत तळे बोलते हैं हम इसको मराठी में. गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है ना, पानी अड़वा पानी जिरवा जल शिवार योजना, तो उसमें such agricultural ponds are there. Again, these agricultural ponds store the water rainwater which would have washed away, which would have got away from the agricultural field. बाहर बह के गया रहता है, तो इसको हमने रोका और खेत में एक बहुत बड़ा खड्डा या पिट या तालाब छोटा सा बना के उसमें ये पानी स्टोर किया. ये पानी यहाँ की ग्राउंड वाटर टेबल तो बढ़ाएगा ही, लेकिन इसके साथ में ये खेती को भी दे सकते हैं. और एक एडिशनल इसका फायदा है कि इसमें आप इफ यू कैन यूज इट फॉर द फिशरीज पर्पज ऑल्सो. द अनदर मेथड is the recharge shaft. Again, shaft we have seen earlier, groundwater recharge में. The same shaft can be used for the rainwater harvesting. बरसात का जो पानी बह के वेस्ट जाता है वो there we can use such recharge shafts. Okay, as has been shown here, such recharge shafts can be excavated into the small streams, small nalas. When it is in summer, there is no water into the stream, तब ये ऐसे shaft या deep well we can excavate. So they are dug manually if the strata is of non-caving nature. यानी जो strata है वो अंदर यदि बह के जाता नहीं है, घसरता नहीं है, उसको नॉन केविंग बोलेंगे. तो ये मैन्युअली हम एक्सकवेट कर सकते हैं. और ये जब तक परमिएबल स्ट्राटा आता नहीं तब तक इसको हम डेप्थ देंगे, क्योंकि इसमें हमें पानी परकोलेट करना है और स्ट्राटा भी है, कुछ ऐसा इरोजन होने वाला स्ट्राटा नहीं है वेल में का. तो इसको अनलाइंड रखेंगे, इसको कोई मैसनरी या कंक्रीट से इसको व्हीर को लाइनिंग नहीं करेंगे. और ये जो वेल है या जो शाफ्ट है रिचार्ज शाफ्ट, इसको हम फिर बाद में फिर से मैंने जैसे बताया कि इसको सबसे नीचे में कोर्सर मटेरियल, मोस्ट कोर्सर मटेरियल लाइक द बोल्डर्स, रबल्स एक्सेट्रा, उसके ऊपर में टू सम हाइट इट इज फिल्ड विद द पेबल्स और द एग्रीगेट्स, लार्ज साइज एग्रीगेट्स.
और सबसे ऊपर में कोर्सर सैंड फील करेंगे। तो यस, दिस विल बी ए मीडियम for the water to percolate into this recharge shaft, and via this recharge shaft it should recharge to the groundwater storages, to the aquifers. So these are nothing but the recharge shaft, very useful for the village ponds where shallow clay layer impedes the infiltration of water to aquifer. है ना, खेड़े पाड़े में जो छोटे छोटे तालाब रहते हैं, इसमें क्या होता है, सालों साल पानी जमा होता है, पानी के साथ में सिल्ट भी जमा होती है, माटी भी जमा होती है, और वो तालाब के जो बेस रहता है, तालाब का जो बेड रहता है, वहां पे वो सॉइल की लेयर जमा होती जाती है, और इट एक्ट्स एज ए इम्परमिएबल film, and it does not allow the water from that pond, from that body, from that talab to permeate into the soil. तो ऐसे इसमें, ऐसे तालाब में, ऐसे पॉन्ड में यदि हम ऐसे रिचार्ज शाफ्ट बनाते हैं, तो दिस विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द वाटर फ्रॉम दिस पॉन्ड टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, दैट इज टू द एक्विफर्स. डगवेल रिचार्ज, और कोई ये भी कोई सब कॉमन में यूज किए हुए करने जाने वाले हैं, या आप भी कर सकते हैं. जो हमारे यहाँ अवेलेबल एक्सकवेट की हुई ओपन वेल है, जिसको डग वेल बोलेंगे. तो ये डग वेल में आइदर दिस डग वेल, अभी हम आगे में देखने ही वाले हैं कि अर्बन रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आइदर दिस डग वेल इज इन द सिटी, इन द टाउन, और इज इन, दिस इज मेनली dealt with the एग्रीकल्चर फार्म, है ना. खेत में का बरसात का पानी बह के चले जाता है, तो वो पानी को इफ वी विल bring that water to the excavated well, dug well, and so that this water will enter into this well and will recharge the ground water, है ना. बरसात में तो कोई हमें पंप करना नहीं पड़ता है पानी, तो जो बाहर का पानी आएगा वो इसमें जमा होगा बरसात का, और जो पूरे खेत में आने वाला पानी, और वो पानी इसमें जमा होने के कारण इट विल रिचार्ज टू द ग्राउंड वाटर टेबल. लेकिन बिफोर ब्रिंगिंग दिस वाटर, द रन ऑफ फ्रॉम द फार्म्स एग्रीकल्चर टू द वेल, it needs to be free from the silt, field silt, clay, mud, organic material, etc. ये पूरा इसमें से सिल्ट आना नहीं चाहिए, या ना, या क्ले आना नहीं चाहिए. तो इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा वाटर फ्रॉम द फील्ड ये वेल में लाने के पहले इसका जो चैनल है जहां से लाएंगे, वहां पे एक बैरियर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, एक छोटा सा वॉल बांधेंगे. इट एक्ट्स एज ए सील्ड बैरियर. तो ये पहले ही ये कुछ सील्ट को रोकेगी. उसके बाद में पाइप के माध्यम से ये हम पानी लाएंगे एक चेम्बर में, जिसको हम फिल्ट्रेशन चेम्बर करके बोलेंगे. और यहाँ लाने के बाद में इट विल बी पास थ्रू द कोर्स सैंड, इट विल बी पास थ्रू द ग्रेवल, so that it will be filtered by this natural filtering material, and it will then, after the filtered water is then added to this dug well, okay, again to recharge the water into the dug well. So this is in short, the recharging of the dug well can be done with the help of this water from the agricultural farm runoff after the passing over the silt barrier, silt excluder, and then passing through the filter chamber, so that as much clear water free from the silt and the clay and the mud will must reach to the well. नहीं तो क्या होगी, वेल में ही, वेल में जो पहले से पानी आ रहा है एक्वीफर से, वह एक्वीफर का रास्ता चोक कर देगी ये जो सिल्ट आएगी, और फिर वेल का रिचार्जिंग बंद हो जाएगा. अभी हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं, थोड़ा जो हमारा शहरी इलाका है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन दी अर्बन एरिया, है ना. शहरी इलाके ये तो सब अभी तक के हमने जो देखा है, ये इसमें से मैक्सिमम दे आर रिलेटेड विद द रिचार्जिंग इनटू द विलेज एरियाज. अभी शहर में क्या मेन ये है सोर्सेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, वो है बिल्डिंग के रूफटॉप, उसके ऊपर जो जमा होता है. दूसरा कहाँ है, जो हमारे कंक्रीट
या टार रोड्स। तीसरा कहाँ है? ओपन ग्राउंड्स। चौथा कहाँ है? कई पार्क्स और बगीचे, है ना। तो यहाँ पे जो रेनफॉल का पानी जमा होता है, दैट वाटर इज टू बी यूज्ड फॉर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, so that we can say that we have harvested the rainwater harvesting. So rainwater from the rooftop of the building, paved and unpaved areas, जहाँ पे फ्लोरिंग हुआ है, पेविंग है ना, पेविंग आपका जहाँ पे कंक्रीट का रोड है या कहीं टाइल्स है, तो उसको पेविंग बोलेंगे, पेवमेंट। तो पेव्ड एंड अनपेव्ड एरिया के ऊपर में भी बरसात का पानी आएगा, तो ये भी यूज करेंगे हम। कैन बी रिचार्ज टू एक्वीफर एंड इट कैन बी यूटिलाइज गेनफुली एट द टाइम ऑफ नीड। ये पानी रिचार्ज करने के बाद जब जरूरत है तब इसको यूज कर सकते हैं। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नीड्स टू बी डिजाइन इन ए वे दैट it does not occupy large space and for collection and recharge system. A few techniques of roof can be described below. So rainwater harvesting methodology for the urban area, roof rainwater harvesting, land-based rainwater harvesting, watershed-based rainwater, urban and industrial, roof and land-based, public, private, office buildings, pavements, lawns, etc. ठीक है? So these are the methods. These are the basic things from which we get the rainwater. Again, the sources are the roof. बरसात का पानी रूप से एक नंबर से लाने के बाद में रूप से एक बेसिक स्केच है कि हाउ वी शुड यूज द एंड हाउ दिस इज implied in practical purposes. This is the schematic diagram. The roof, the one number is the roof over which the precipitation occurs. This roof water is conveyed through the pipes. It is passed through the screens. जाली में से इसको पास करेंगे और फिर इसको इन सर्टेन कंटेनर्स इट इज स्टोर्ड। फिर यहाँ पे फिर से इसमें लेकिन सिल्ट है ही, थोड़ा बहुत क्ले है, तो इसको फिर से प्री फिल्टर करेंगे। 4 नंबर फिल्ट्रेशन अरेंजमेंट। 5 नंबर स्टोरेज है, यहाँ बड़ा स्टोरेज बना के संप वंप या एक आधे टाकी में जमा करेंगे। एंड ये स्टोरेज वाटर जो है, ये स्टोरेज वाटर इज यूज फॉर द रिचार्जिंग पर्पसेस। एंड देयर आर certain equipments like the flow meters etc. to measure the flow of the quantity of the water. Again, we will see some 2-3 simple methods which we have already seen. Recharge pits, शोष खड्डा मराठी में बोलते हैं, शोष खड्डा या सोक पिट, रिचार्ज पिट्स, यूजफुल इन एल्यूवियल सॉइल, यानी जो सॉइल परमिएबल है उसमें ये खड्डे यूज करते हैं। जनरली जो बिल्डिंग का रूफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर है उसके लिए वी यूज दिस रिचार्ज पिट्स। इससे ज्यादा है तो क्या है वो थोड़ा आगे में देखते हैं। वो कुछ नहीं, रिचार्ज ट्रेंचेस है। वो ये पिट है, खड्डा है, वो ट्रेंचेस है। ट्रेंचेस यानी नाली जैसा, ड्रेन जैसा, ओपन ड्रेन जैसा खड्डा, ट्रेंचेस। So the recharge pits are constructed 1 to 2 meter wide, 2 to 3 meter deep, filled with boulders at the bottom, gravel in between, coarse sand at the top, in the graded form, so that silt content that will come with runoff will not be deposited on top of the coarse sand layer and can easily be removed. For smaller roof area, 100 square meter से कम है, तो ये जो पिट हम एक्सकवेट कर रहे हैं, रिचार्ज पिट वेल, वी विल फिल इट विद द ब्रोकन ब्रिक्स और द कॉबल्स। फिर इसमें लेयर्ड भरने की जरूरत नहीं है, ईंटों के टुकड़े या बड़े बड़े बोल्डर के टुकड़े वो भी उससे आप भर सकते हैं। लेकिन ऊपर में एक मेश लगाना जरूरी है। मेश शुड बी प्रोवाइडेड एट द रूफ, एट द टॉप ऑफ दिस cobbles, bricks, etc., so that no other solid waste or debris is prevented from entering the soil. बाकी और जो भी कचरा है वो ये जो सोक पिट है इसमें ये जमा नहीं होगा
और फिर से क्लॉगिंग नहीं होगा। ए डीसिल्टिंग कलेक्शन चेम्बर, यहाँ पे एक अलग अलग से किया है उन्होंने कि बरसात का पानी एक जगह जमा किया है जिसको कलेक्शन चेम्बर बोला है। यहाँ पे थोड़ी देर, एक दिन 2 दिन रखा तो सिल्ट नीचे बैठ जाती है और साफ पानी ये फिर हम रिचार्ज वेल में छोड़ सकते हैं। ओके, so these are the top layer of the sand should be cleaned periodically to maintain and recharge the site, recharge the rate। जो सैंड हम भरने वाले हैं रिचार्ज वेल में सबसे ऊपर में कोर्सर सैंड, क्योंकि उसके ऊपर सिल्ट वाला पानी आता है बरसात का, कितने बहुत केयर लेने के बाद भी तो वो सैंड पर क्लॉग हो सकती है, तो इसलिए वो सैंड को आपको हर साल उसको निकाल के साफ करना जरूरी है। A bypass arrangement is provided before the collection chamber to reject the first showers। ये जो कलेक्शन चेम्बर है इसके पहले एक और ड्रेन की अरेंजमेंट रखेंगे कि जिसमें से बाईपास अरेंजमेंट रहेगी, क्योंकि एक आधे बार ये जो है हमारे रिचार्ज वेल और पिट्स वगैरह, ये यदि कोई अंडर रिपेयर है तो इसमें हम ये बाईपास अरेंजमेंट का यूज कर सकते हैं। We can use the tube wells also to recharge the groundwater from the precipitation, that is by the for the purpose of rain water harvesting। ठीक है, ट्यूब वेल हमको मालूम है, ट्यूब वेल में भी the rain water harvesting through existing can be adopted to recharge the PVC pipes। इसमें जो वेल में लाइनिंग करते हैं तो it is done with the help of the PVC pipes of 10 centimeter diameter। These are used for these recharge wells as well as for collecting the water from the roof। First runoff is let off through the bottom of the drain pipe। पहला जो बरसात का पानी है वो हम बह के जाने देंगे, क्योंकि वो पहले पानी में रूफ टॉप में जो धूल वगैरह रहती है वो पूरी रहती है, सिल्ट रहती है, वो हमारे ट्यूब वेल में आई तो ये इसको चोक करेगा। After closing the bottom pipe, the rainwater of subsequent rain showers is taken through a online PVC filter। The filter may be provided before water enters the tube well। ये ट्यूब वेल जो है ये ट्यूब वेल में फिल्टर देंगे, लेकिन जहां से पानी अंदर जाता है एक्वीफर में अप्रोक्सीमेटली उसके ऊपर देंगे। The filter is 1 to 1.2 meter in length and is made up of the PVC pipe। The diameter varies according to the area of roof, 15 centimeter if roof area is 150 square meter, and 20 centimeter in the roof area if roof area is more than 150 square meter। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो काम किए जाते हैं म्यूनिसिपल कारपोरेशन में वगैरह, तो ये डिसीजन ऑफ द पाइप साइज, डिसीजन ऑफ द साइज ऑफ दैट pit, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा इज अगेन ए पार्ट ऑफ सम इंजीनियरिंग मैटर, यानी हमारे से रिलेटेड है। थोड़ा सा हाइड्रोलिक्स, थोड़ा सा तुम्हारा ये recharging का knowledge। okay, so the filter is provided with a reducer of 6.25 centimeter on both the side। यानी ये जो पाइप है उसको भी फिल्टर लगाएंगे। आजकल रेडीमेड फिल्टर भी मिलते हैं, आप सब लोगों को के लिए बता देता हूं मैं। पीवीसी के ही इसमें जैसे यहाँ लिखा है कि पीवीसी स्क्रीन्स और द पीवीसी फिल्टर्स आर नाउअडेज अवेलेबल अगेन टू हेल्प फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। So this filter is divided, the PVC filters are divided into 3 chamber। हर चेम्बर में फिर से ग्रेवल, सैंड, पेबल वगैरह ऐसे रहती है, और उसमें से ये हमारा जो पानी है ये पास किया जाता है, बरसात का पानी कलेक्टेड एंड इट गेट्स screened, and the screened and the clear water is then let out into these tube wells। If the rooftop is more, filter pit may be provided as above। Rainwater from rooftop is taken to the filter pit through pipe having a slope of 1 in 50। These are again some technical parameters।
स्लोप अच्छा रहना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए. The pit is divided into two chamber. Filter material in one chamber and other chamber is kept empty to accommodate excess filter water. A connected pipe with recharge well is provided at the bottom of the pit. ये जो pit है इसके नीचे में एक पाइप रहेगा जो ये वेल को रिचार्ज करेगा. This will allow the water from that filter to enter into the well for the recharging purposes. So you can use the pit, you can use the dug well, you can use the ready-made bore wells, etc. As well as the trenches are also there. Again, a long pit whose length is more, or we can call it as a open drain. For impervious soil surface, जहाँ पे स्ट्राटा ऊपर में impervious है, and large quantities of roof water is available, बहुत ज्यादा roof water की quantity है, then such pits or such trenches or such open drains are used to store the drain water in filter media and subsequently discharge to groundwater. Ideally suited for the area where permeable और horizon is within 3 मीटर. 3 मीटर में permeability available है, permeable strata available है. Recharge well of 300 to 500 to 300 diameter. ये जो recharge well है, ये recharge well 100 to 300 centimeters diameter is constructed to a depth of at least 3 to 5 meters below the water level. यानी ये जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच के दोनों साइड में या और दो और बीच में और एक ऐसे तीन भी we can provide the recharge wells which will connect the water collected into these trenches through this recharge well to the aquifer. Again, it will depend on that geology of that area. A lateral, अब इसके sizes क्या रहते हैं trenches के? A lateral trench of 1.5 to 3 meter width, 10 to 30 meter length, depending upon availability of water, is constructed with the recharge well is at center. So width कम, length ज़्यादा और depth भी आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर वगैरह. Then such trenches are used. These trenches are backfilled with the boulders, gravels and the coarse sand as we seen earlier, which acts as a filter media for the next water to come into the next rainfall to come into that area, and next more runoff will be produced. If the aquifer is available at greater depth, more than 20 meters, a shallow shaft of 2 to 5 meter diameter and 3 to 5 meter deep can be constructed depending upon availability of runoff. ठीक है, यानी समझो एक आधे बार हमारे पास में जो हमारा परमिएबल स्ट्राटा है, एक्वीफर, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो ऐसे इसमें हम एक 20 मीटर डेप्थ का 2 से 5 थोड़ा स्मॉल डायमीटर का फॉर 10, 100, 300 millimeter dia shaft can be excavated, and through this shaft water from the trenches will be allowed to recharge. So the appropriate technology for all this rainwater harvesting or the water conservation or groundwater recharge comes under this water harvesting, comes supplementary irrigation technique in. This is the some area in Jhabua, maybe in some Chhattisgarh. So there, how they have used the various purposes, the pits, the furrows, the gabion structures, the nala burns, pluggings, etc., so that no water is allowed to flow away from the catchment near the hill area of this. Percolation pits are again the extension of the vertical shaft, again to divert the
rainwater as shown in the sketch. The percolation pit is covered with the perforated concrete slab, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल को पे रहता है, तो टॉप में जो स्लैब रहेगी वो परफोरेटेड रहेगी, उसमें से बरसात का पानी जाएगा. Again, the pit is filled with the gravel, pebble, boulders, etc., which acts as a filter medium. Top layer of the sand must be cleaned and replaced at least once in 2 years, क्योंकि उसमें सैंड में ये जो सिल्ट आती है बह के वो जमा होने के चांसेस रहते हैं. अगेन some type of the recharge wells used for the groundwater recharge. Rainwater harvesting from the roof. Water is collected over the roof, from which via pipes it is being brought to the filtration tank or filtration area, which is of the sand filter. यहाँ से फिर से लाएंगे, कलेक्शन चेम्बर में जमा करेंगे, और यहाँ जमा करने के बाद में फिर से जो हमारी रिचार्ज वेल है या रिचार्ज शाफ्ट है उसमें ये पानी छोड़ेंगे. So over and all, this is also again related or connected with the principles of the green building, okay, wherein all the rainwater harvesting and the grey water or the wastewater other than the toilet are combined to achieve the following: 25% of the potable water consumption reduction, 100% of the potable water by rain, or 50% reduction of the sewer quantities. We will just touch this and then we will take break today. We have in our syllabus watershed management or watershed conservation. Watershed is nothing but the catchment area, you all know, or it is the drainage basin which supplies the water to certain streams, to certain nalas, to certain river. तो ये जो watershed है, ये watershed को डेवलप करना, development from the point of view of water conservation, from the point of view of environment protection, is called as the watershed development, watershed conservation, है ना. तो ऐसे इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं for watershed development? All the streams or the rivulets in the catchment area कैन बी कंटूर बाउंडेड. कंटूर बाउंडिंग कर सकते हैं. यहाँ पे जो हिली एरिया है उस पे कंटूर बाउंडिंग, कंटूर बंडिंग कर सकते हैं. नाला बंडिंग कर सकते हैं, नाला बाउंडिंग कर सकते हैं, नाले को रोक सकते हैं. छोटे छोटे विलेज टैंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बोड़ी चेक डैम्स बांध सकते हैं, छोटे मोटे नाले, नदी नाले, छोटे रिव्यूलेट्स के ऊपर में. कंटूर ट्रेंचिंग कर सकते हैं. फरोज जिसको बोलते हैं, ट्रेंचेस एंड फरोज. फार्म बंड्स, हमारे खेतों में छोटे छोटे बंधारे, बोल्डर, चेक डैम्स वगैरह कर सकते हैं. मेन एम इज टू कैच द रेन वाटर एंड सो इट इनटू द ग्राउंड टू हार्नेस्ट और हार्वेस्ट इट आफ्टरवर्ड्स एज पर नीड. ठीक है, दिस इज मेनली रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन. इसके अलावा वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं? वी कैन इंक्रीज दी प्लांटेशन कवर. भरपूर झाड़ लगा सकते हैं, प्लांटेशन फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, विच हेल्प्स अगेन इन द percolation, infiltration, which reduces the temperature, makes the area cooler. Okay, so all these things comes under the watershed development, watershed conservation. ठीक है, यहाँ पे आज हम रुकते हैं.